हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कुछ कुछ रिलेटेड है हमारे पास। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारे पास फोर्सेस होती हैं, तो फोर्सेस को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप्स थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वहां लगती हैं जहां दो बॉडीज फिजिकल टच में होंगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, वेट, ये सब चीजें हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जहां पे दो बॉडीज जो है वो कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, दे आर नॉट इन फिजिकल टच, तो वो कौन सी होंगी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी। नॉन कॉन्टैक्ट में हमने तीन टाइप्स की थी। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमारे पास थी मैग्नेटिक, और तीसरी ग्रेविटेशनल। तो उसमें हमने क्या बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां लगती है जहां हमारे पास चार्जेस होंगे और वो रेस्ट पे होंगे। तो चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोल्स के बीच में मैग्नेटिक। ग्रेविटेशन की हमारे पास कंडीशन थी कि मास होना बहुत जरूरी है। तो अगर दो बॉडीज कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं यूनिवर्स में, उनका कुछ ना कुछ मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो किस पे बेस्ड थी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड थी। अब हम बात करते हैं, 10th क्लास में ही हमने एक और कॉन्सेप्ट किया था। हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? एक बड़ा मैग्नेट, उसके आसपास एक छोटा मैग्नेट, ये इसकी स्पेस में एंटर करते ही कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब यहाँ यहाँ कहीं फोर्स नहीं लग रही, जैसे ही उसकी स्पेस में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसको हम क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड। सो द स्पेस अराउंड दिस बड़ा वाला मैग्नेट, जिसको बोलते हैं सोर्स मैग्नेट, मतलब जो भी ये बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी फील्ड होगी, जिसकी फील्ड में कोई छोटा बेबी चार्ज या बेबी मैग्नेट अब आ जाएगा, कोई छोटा बेबी मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो हमारे पास जो आसपास की स्पेस है, बड़े वाले मैग्नेट के आसपास की स्पेस जहां पे कोई छोटा बेबी मैग्नेट आके फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के आसपास की स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे कोई भी दूसरा मैग्नेट आके कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बस कंडीशन ये है कि उसके आगे ये वाला जो मैग्नेट है वो स्मॉल होना चाहिए, ताकि इससे इसमें कुछ और एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो जाए, मींस यही उसमें मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए। तो हमारे पास ये वाला जो मैग्नेट है वो बहुत स्मॉल हो, और उसके कंपैरिजन में जो ये बड़ा वाला मैग्नेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स बॉडी, सोर्स ऑब्जेक्ट। उसकी सोर्स वाले की फील्ड में कोई टेस्ट बॉडी एंटर करती है। सोर्स कौन सी है? जो बड़ा वाला है, जिसकी स्पेस में एंटर करते ही कोई छोटा बेबी बॉडी जो है, उसको हम बोलेंगे टेस्ट बॉडी, जिसके साथ हम टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब ये स्मॉल बॉडी इस बड़े वाले की स्पेस में एंटर करेगी, अब डिपेंडिंग अपॉन देयर पोल्स, लाइक पोल्स हैं तो रिपल्शन होगी, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्शन होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन? स्मॉल। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस स्पेस में एंटर करते ही, वो उस सब्सटेंस के आसपास की स्पेस को उसकी फील्ड बोल दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में था कोई बड़ा चार्ज होगा, तो मींस उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ये हम +2 में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, चार्जेस पढ़े थे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी टर्म हम कम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मींस हमारे पास एक बड़ी वाली स्पेस है, सोर्स चार्ज है, तो यहाँ पे ये सोर्स ऑब्जेक्ट होगा। अब वो सोर्स अगर चार्जेस हैं तो सोर्स चार्ज बन जाएगा, अगर मैग्नेट्स हैं तो सोर्स मैग्नेट बन जाएगा, अब अगर मासेस हैं तो बड़ी वाली बॉडी जो है वो सोर्स मास बन जाएगा। तो अब इस सोर्स ऑब्जेक्ट के स्पेस में कोई छोटा बेबी बॉडी जो है, टेस्ट बॉडी जो है आ रहा है। अब ये सोर्स चार्ज है तो बड़ा वाला है, इसकी स्पेस में जो एंटर करेगा वो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा। सिमिलरली हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होने वाली है? किसी भी बड़े वाले मास के आसपास की स्पेस, तो ये सोर्स मास हो गया, उसमें कोई छोटा बेबी मास, टेस्ट मास जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब यहाँ पे हमने इसकी स्पेस में अगर इस टेस्ट मास को रख दिया, सोर्स मास की स्पेस में हमने टेस्ट मास को रख दिया,
तो वो जो टेस्ट मास है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इधर दोनों केसेस में तो वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती थी, रिपल्सिव भी हो सकती थी, लेकिन हमें पता है ग्रेविटेशन इज द ओनली फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव लगने वाली है, तो इट मींस ये जो टेस्ट मास है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमेशा इधर को ही होगी। सोर्स मास उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी यही होने वाली है। तो सोर्स मास इज बड़ा वाला मास जिसकी फील्ड में कोई छोटा वाला मास जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट द कंडीशन इज कि ये मास इतना छोटा होना चाहिए कि जब ये बड़े वाले मास की फील्ड में है तो ये उसको कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना कर दे, मतलब उसमें मूवमेंट ना क्रिएट कर दे। हम ये मान के चल रहे हैं ये इतना बड़ा है कि इसके कंपैरिजन में ये इसको फोर्स लगाएगा भी, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगेगा, ये इसको फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ये भी लगाने की कोशिश करेगा, बट इसके कंपैरिजन में ये इतना बड़ा है कि इसकी फोर्स इस पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स लगती है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन तो आएगी, बट वो इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको नेग्लिजिबल ही ले लेंगे। तो इसका मतलब ये सोर्स मास इस टेस्ट मास को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो यही हो गई हमारे पास, इस तरफ को। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? सबसे पहली चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्पेस अराउंड दिस, पहले लिखते थे स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट, सोर्स मैग्नेट, वेयर अनदर मैग्नेट, टेस्ट मैग्नेट एक्सपीरियंसेस कैसी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएगा स्पेस अराउंड दी सोर्स चार्ज, क्योंकि चार्जेस की बात है, जहां पे एक टेस्ट चार्ज कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये +2 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ये वहां पढ़ते हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर सोर्स मास के आसपास की स्पेस जहां पे कोई टेस्ट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्योंकि फोर्स तो अट्रैक्टिव ही लगेगी तो सोर्स मास इसको फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। वो यहां कहीं बैठा है मान लो खुद, वो इसको फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, वो फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है। अब इसके बाद हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड इज द स्पेस जहां पे कोई मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट मास। तो ये सोर्स मास, फील्ड ऑफ द सोर्स मास वेयर टेस्ट मास विल एक्सपीरियंस सम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो तो हमें पता है ये अट्रैक्टिव ही होने वाली है। तो ये हमारे पास इस सोर्स मास के आसपास की स्पेस जहां तक, मतलब जहां तक, यहां तक मैक्सिमम, यहां तक मैक्सिमम, यहां तक मैक्सिमम वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो जो स्पेस तक मैक्सिमम फोर्स लगेगी उस स्पेस को उसकी क्या बोल दिया जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दिया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करना है, तो जब इस चीज को मेजर करना है हमारे पास कि कितनी इंटेंसिटी है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की, कितनी स्ट्रेंथ है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक्स हमारे पास क्लास 12 में आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम, बिल्कुल सेम। थोड़ी बहुत फॉर्मूले फर्क पड़ेंगे, मींस हमारे पास वहां पे टर्म्स चेंज हो जाएंगी, यहाँ मासेस है वहां चार्जेस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सेम चलेगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो क्या है हमारे पास? हमने बोला कि हमारे जो फोर्स सबसे पहले एक्सपीरियंस कर रहा है कौन? अब सोर्स मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूं, टेस्ट को हम ले लेंगे m0 से, टेस्ट मास को m0 से, टेस्ट चार्ज को भी q0 से ले लेते हैं। मींस ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है हमारे पास। कई जगह बुक्स में हमारे पास ऐसे भी लिखा होता है लिमिट q0 अप्रोचेस टू 0, इतना स्मॉल। तो मींस हमारे पास ये बताया जाता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा है? बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। कौन सा मास? टेस्ट मास। force experienced per unit test mass is the gravitational field intensity. Similarly electric field intensity, force per unit test charge. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारे पास? सबसे पहले अगर हमें कभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो स्टेप नंबर 1 है इसका, आपको उन दोनों के बीच में फोर्स पता होनी चाहिए। किसके किसके बीच में? सोर्स मास
टेस्ट मास, सोर्स मास, टेस्ट मास। सोर्स मास और टेस्ट मास के बीच में अगर आपको फोर्स पता है कि दोनों पे फोर्स, मतलब बड़ा वाला दूसरे वाले पे फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, तो वो अगर हमें फोर्स पता है तो हम आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये हमारे पास है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, but condition is provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। मतलब वो इसमें ना कोई चेंज, इसमें ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते, तो हमारे पास वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि उससे जो उस पे फोर्स लग रही है वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। कितनी है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास है। टेस्ट मास कौन सा, जो बेबी मास है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बड़ा वाला तो फिक्स हो गया, उसकी फील्ड फिक्स हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बोली जाएगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। कंसिडर करो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, बॉडी के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक और स्मॉल बेबी मास प्लेस कर दिया, कौन सा, m नॉट, जिसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, जिसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की वो फाइंड करना है, फिर उससे हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले फोर्स पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सोर्स मास, सेंटर से p तक डिस्टेंस r, p पे हमने रखा एक बेचारा मास जिसपे हमें फाइंड करनी है फोर्स। तो p पे हमेशा o से p तक का डिस्टेंस हमेशा हम r ही लेते हैं, p पे हम हमेशा बेचारा पॉइंट ही रखते हैं। वो बेचारा कौन है, m नॉट, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस मास, वो हमारे पास कितनी होगी, कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले तो दो बॉडीज जिनका मास है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। हमने किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें वो फोर्स बताता है कितनी लगेगी, gm m नॉट बाय डिस्टेंसेस r स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले निकाल ली फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी होगी, फोर्स विल बी gm m नॉट बाय r स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ये आ गया कैप, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उस फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि वो फील्ड की वजह से कितनी फोर्स कोई दूसरी एक्सपीरियंस करने वाला है, वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो मेरा मास m नॉट, टेस्ट मास m नॉट, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो ये अगर फोर्स की डायरेक्शन है तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी यही डायरेक्शन होने वाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, दोनों की सेम डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लेंगे f पर यूनिट m नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास। तो यहाँ पे फोर्स आ गई gm m नॉट बाय r स्क्वायर, वेक्टर में ले रहे हैं तो r कैप, नहीं ले रहे हैं तो ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो फोर्स आ गई gm नॉट m नॉट बाय r स्क्वायर, r कैप। पुट किया तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, gm बाय r स्क्वायर। कितनी आई है, gm बाय r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r कैप डायरेक्शन के लिए। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, इन मैग्नीट्यूड आ गई gm बाय r स्क्वायर, इन मैग्नीट्यूड आ गई gm बाय r स्क्वायर, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कम होना शुरू हो जाएगा। विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस E डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन R E डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन्फिनिटी पे R इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसमें हम दो केसेस लेके कुछ समझ रहे हैं। अगर हमारा जो m नॉट है, अगर हमारा जो m नॉट है वो मूव कर जाए, मतलब वो फ्री है, अभी हम ये मान के चल रहे थे कि अभी अपनी जगह बैठा हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर को हो गया। अब इफ इट इज फ्री टू मूव तो ये इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा। इसको फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स इधर को, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है नेचर में, और जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन।
तो इस मास ने सोर्स मास, टेस्ट मास, सोर्स मास, टेस्ट मास, मोटा तगड़ा सोर्स मास, बेबी टेस्ट मास, तो ये इसको फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है इधर को। तो हमारे पास उसने बोला अगर ये मूव कर जाए तो मीन्स ये एक्सेलरेट कर गया, मतलब ये मेरा जो एम नॉट है वो एक्सेलरेट किया, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब अगर जो मेरा टेस्ट मास है इफ इट इज फ्री टू मूव, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इन टेस्ट मास, जिस एक्सेलरेशन से मतलब हमने उसको फोर्स लगाई और वो एक्सेलरेट किया, कितनी थी एक्सेलरेशन? सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम मान के चलेंगे कि अगर ये जो बॉडी है वो अर्थ है, तो अगर मैं अर्थ के किसी भी पॉइंट पी पे निकालना चाहूं तो gm बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर हम बोले हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो gm बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ गई। तो मींस अगर हम बोल रहे हैं, हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हम बोल रहे हैं कोई हमारा एम नॉट है जहां हम फोर्स की बात करेंगे, तो वो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितनी हो जाएगी। अब कई कई जगह बुक्स में यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन भी देखने को मिलता है, नेगेटिव साइन भी देखने को मिलता है। तो ये शो करता है कि जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं वो कैसी हैं? अट्रैक्टिव है नेचर में। अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो मींस हमारे पास वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके बेटू, बाय।